Hello students, now we are here to discuss your second chapter polynomials. Before starting the chapter, we need to understand some concept of class 7th. देखिए आपने क्लास 7th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक चैप्टर पढ़ा था. उस चैप्टर में कुछ नोटेशंस थे, वो नोटेशंस यहाँ पॉलिनोमियल्स चैप्टर के लिए डिस्कस करना ज़रूरी है. देखिए कांस्टेंट, आप जानते हैं अच्छे से कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जो फिक्स होती है. जैसे 2, 21, -17, 230, 1001. These all are constant values because it cannot be changed. अगर 2 है वैल्यू तो हम उसे 2 ही कहेंगे, 21 है तो 21 ही कहेंगे, 230 है तो 230 ही कहेंगे. ये चेंज नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, इसलिए इसे कांस्टेंट कहा. बट हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x, y, z और p, q, r एंड एट्सेट्रा, ये सभी वेरिएबल्स हैं. और इन्हें वेरिएबल्स हम इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर x, y और z या p, q, r के वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता नहीं है. इट विल डिपेंड अपॉन द इक्वेशन. कि जैसे फॉर एग्जांपल x + 7 = 4 है मान लीजिए. सो x = 4 - 7, 7 को इधर शिफ्ट करेंगे. सो x = -3. सो यू विल गेट x = -3. अब अगर ये x = -3 है इस कंडीशन में, पर ये सेम वेरिएबल x को अगर मैं यहाँ लूँ -3 + x = 4, सो x = 4 + 3, x = 7 हो जाएगा. ऐसे ही कोई और दूसरी इक्वेशन होगी तो x की वैल्यू और अलग आ जाएगी. फिर और कोई दूसरी इक्वेशन में लूँगा तो वो कोई और इक्वेशन के थ्रू x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी. तो यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो रही है, इसलिए चेंज होती जा रही है. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट x, y, z आर वेरिएबल्स. वेरिएबल जो चेंज हो सके, वेरी मीन्स चेंज होना, एबल मीन्स जो हो सके, जो चेंज हो सके उसे वेरिएबल कहते हैं, और जो फिक्स रहे उसे कांस्टेंट कहते हैं. ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 तो कांस्टेंट है और ये x वेरिएबल है, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ ज्वाइन कर दिया. सो इट इज 2x. सो ये 2x क्या होगी, ये एक टर्म होगी. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम टर्म की बात करें तो टर्म का जो बेसिक फॉर्मेट होगा, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि कोई भी टर्म का बेसिक फॉर्मेट होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू होगी, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, और यहाँ पर भी एक वैल्यू होगी. ठीक है, ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये वेरिएबल का फॉर्म होगा. ठीक है, यहाँ पर कोई होगा वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की कोई पावर होगी. अब देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की कोई पावर होगी, और ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये कोई रियल नंबर होगा. मीन्स यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा कि ये रियल नंबर फर्स्ट प्लेस पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बीच में प्रोडक्ट का साइन होगा, फिर एक कोई वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की कोई पावर होगी. जैसे फॉर एग्जांपल 2 होगा, फिर इनटू होगा, फिर x एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की यहाँ पर कुछ भी पावर हो सकती है. लेकिन ये जो पावर है, इस पावर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पावर हमेशा और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगी. ओके, एंड ये जो रियल नंबर है, अब आप खुद ही सोचिए कि अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल कोई रूट वाली वैल्यू भी हो सकती है, बिकॉज
रूट में भी रूट वाली जो वैल्यू होती है वो एक रियल नंबर होता है। कोई पॉइंट में हो सकता है, जैसे 1.5 हो सकता है, या फिर कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ये सब भी रियल नंबर में आते हैं। लेकिन यहाँ पर पावर के केस में हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इट मीन्स कि इंटीजर्स, आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव वैल्यूज, जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज। तो उसमें से सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेना है और जीरो भी ले सकते हैं, बट निगेटिव इंटीजर्स नहीं लेना है पावर में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ टर्म की बात कर रहे हैं तो टर्म में अगर मैं 2x टू द पावर -7 अगर लिखूं तो ये x की पावर -7 ये निगेटिव इंटीजर हो गया है, इसलिए मैं इसे एक टर्म नहीं कहूंगा। मैंने यहाँ पर 1.5 इंटू 1/x लिख दिया, तो मैं इसे एक टर्म नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है और इस डिनोमिनेटर से जब इस x को मैं न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा तो वो पावर -1 हो जाएगी। इट मीन्स ये चेंज होकर 1.5x टू द पावर -1 हो जाएगा और पावर जो हुई वो निगेटिव इंटीजर हुई, इसलिए मैं इसे भी एक टर्म नहीं कह सकता, ये भी एक टर्म नहीं है। लेकिन 5x² इसे मैं एक टर्म कह सकता हूं। क्यों? बिकॉज ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये 5, ये एक रियल नंबर है, यहाँ पर एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। मैं 1/7 x टू द पावर 7 इसे भी मैं एक टर्म कहूंगा। क्यों? बिकॉज 1/7 क्या है, एक रियल नंबर है, फिर ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना आना चाहिए कि ये एक टर्म बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसी टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल कहेंगे या नहीं कहेंगे। ठीक है, सो ये बात हुई टर्म की। अब यहां पर देखिए डिग्री, अगर मैं अपना नेक्स्ट यहां पर टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं टर्म के बाद डिग्री, तो डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, कोई भी टर्म अगर है तो उस टर्म में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर जो होती है हाईएस्ट पावर, उसे ही हम डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1/7 x टू द पावर 7 है तो ये 7 डिग्री हो गई। 5x² है तो x की पावर 2 है, इसलिए ये 2 क्या हो गई, इस टर्म की डिग्री हो गई। और ये जो साथ में ये तो वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ में यहाँ पर जो ये कांस्टेंट टर्म होती है, इस कांस्टेंट टर्म को हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहेंगे हम, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म होती है। और फिर हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ये जो डिग्रीज हैं, ये सभी जो टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स को अगर आपस में हम प्लस या माइनस के साइन के साथ अगर ज्वाइन करके बहुत सारे टर्म्स लिख देते हैं, एक से ज्यादा टर्म्स लिख देते हैं, तो वो पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टर्म की मैं अगर बात करूं, यहां पर मैंने एक टर्म 1/7 x टू द पावर 7 देखी, फिर मैंने एक दूसरी टर्म 5x² देखी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1/7 x टू द पावर 7 और दूसरी टर्म है 5x², इन दोनों को बीच में या तो प्लस या तो माइनस के साइन के साथ अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन बनेगा। और ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, इस एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हमने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन होगा यही एक पॉलिनोमियल होगा, और ये पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये किस पर डिपेंड करेगा, ये उसकी डिग्री पर डिपेंड करेगा। अभी हमने डिग्री देखी कि यहाँ पर अगर ये टर्म है तो इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की जो पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। यहाँ पर जो टर्म है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। तो अगर ये डिग्री 1 है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ये डिग्री अगर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और ये डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इससे ऊपर अगर डिग्री हुई तो उसे सिंपल
पॉलिनोमियल कह देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3। अभी कुछ और एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो हम उसे कह देंगे 2x² + 3x + 5। और यहाँ पर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम 6x³ - 7x² + 3x + 9। इस तरह से कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ पर पावर 1 है, इस x की पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, और इसलिए इसे हम डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आप देखिए कि पॉलिनोमियल में भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल, ये अलग अलग टाइप हैं पॉलिनोमियल के। हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं यहाँ पर। अगर कहीं किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, सपोज 2x³, सो इसे हम मोनोमियल कहेंगे। अगर कहीं दो टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x² - 7, ये दो टर्म्स हो गई हैं, सो इसे बाइनोमियल कहेंगे। अगर किसी में 3 टर्म्स हैं, 3x² - 7x - 9, 1 2 3 टर्म्स हैं जो आपस में माइनस के साइन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर इसी तरीके से 4 टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4x³ + 7x² - 8x - 10, सो इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, इसलिए इसे टेट्रानोमियल कहेंगे। और सिंपल ये पूरे जो सभी टाइप्स हैं ये पॉलिनोमियल के हैं, इसलिए अगर हमसे स्पेशली टाइप पूछा जाता है तो हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या टेट्रानोमियल में उसको बता देंगे। लेकिन अगर एक सिंपल हमें नोटेशन यूज़ करना है तो हम हमेशा पॉलिनोमियल यूज़ करेंगे। और इन्हीं हमें हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। अब यहाँ देखिए, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, मीन्स जो डिग्री होती है वो 1 होती है। तो आपको अगर लीनियर पॉलिनोमियल समझना है तो आप सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि पर्टिकुलर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी डिग्री कितनी है। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पर जो वेरिएबल है y उसकी पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर z की पावर 1 है, और यहाँ पर u की पावर 1 है। ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता है, पर उस वेरिएबल के साथ में जो कोफिशिएंट है वो तो एक रियल नंबर है, इसलिए ये 2/3 भी हो सकता है, यहाँ पर √3 भी हो सकता है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर √3 है तो ये √3x पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। अगर x के ऊपर रूट होता तो फिर पॉलिनोमियल नहीं होता, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा आपसे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि हमने नोटेशन क्या दिया था। हमने नोटेशन ये दिया था कि एक वैल्यू होगी जो कि कोफिशिएंट होगा, जो कि एक रियल नंबर होगा, ओके, फिर इनटू का साइन होगा, फिर एक यहाँ पर वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की पावर होगी और वो पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो ये जो वेरिएबल है ये तो देखिए रूट में नहीं है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर रूट में हो सकता है, इसलिए कोफिशिएंट अगर रूट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और साथ में ये जो टर्म्स हैं, इन सभी ये टर्म्स भी पूरे के पूरे जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रही है। ये पहला वाला रियल नंबर है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, ये y² है, यहाँ पर भी पावर 2 है, ये यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है। देखिए इसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर चेंज हो सकता है। यहाँ पर 5 लास्ट में है, यहाँ पर u² सेंटर में है, और ये u वाली वैल्यू जो है वो फ्रंट में है, फर्स्ट में, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये सभी क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। यहाँ पर ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं,
कोई इसे x माइनस 2/11 को -2/11 प्लस एक्स भी लिख सकता है, तो भी ठीक है। 2/3u+1 को 1 + 2/3u भी लिख सकता है, अलग अलग तरीके में, दोनों ही सही है। इसलिए हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया कि आप ax + b का फॉर्म देख लीजिए। ये ax + b का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, हमेशा हम यही फॉलो करते हैं। फिर आप यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके हैं। पहले किसी ने x² को अगर पहले लिख दिया है तो भी ठीक है, यहाँ पर किसी ने u² को बाद में लिखा है तो भी ठीक है। अगर कोई ऐसा लिख देता है 5 - 7x - x² तो भी ठीक है, क्योंकि रूल्स तो फॉलो हो रहे हैं, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। इसलिए कोई भी अलग अलग पर्सन इनके अलग अलग फॉर्म लिखता है तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया कि ax² + bx + c को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया। इसलिए हमेशा जब भी आपको लिखना होगा तो आप हमेशा ax² + bx + c के फॉर्म में ही लिखेंगे, जहां पर a, b और c क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट हैं, रियल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स की। 2 - x³ यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 3 है, यहाँ पर भी पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 3 है और यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 3 है। अब यहाँ पर आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, देखने में तो ये सिर्फ एक टर्म लग रही है कि हाँ एक टर्म है, लेकिन हम इसे एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसकी जो बाकी की टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट 0 हो सकते हैं। इट मीन्स लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है जो x² वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट 0 होगा, इसलिए वो पूरी 0 हो चुकी होगी। जो x है मीन्स डिग्री 1 वाली जो टर्म है उसका भी कोफिशिएंट 0 होगा, और जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 हो गई होगी, इसलिए इन सबको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए यहाँ पर सिर्फ x³ लिखा गया। तो इट डजेंट मीन कि आप इस x³ को देखकर सिर्फ ये कहें कि ये एक टर्म है। वो एक टर्म तो है ही, लेकिन साथ में वो एक पॉलिनोमियल भी है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां पर पॉलिनोमियल कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, यहां पर देखिए, ये 1 के अपॉन में x - 1 है, मतलब वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आया है, और इसी वेरिएबल को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब हम लेकर आएंगे तो उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है वो निगेटिव हो जाएगी। आपको पता है अच्छे से कि जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आते हैं किसी भी वेरिएबल को, जैसे फॉर एग्जांपल 1/x है, और इस 1/x को मुझे न्यूमरेटर में लेकर आना है x को, तो जब मैं x को, यहाँ पर x की पावर 1 है, और जब मैं इसे न्यूमरेटर में लेकर आऊँगा तो यही पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स नाम के चैप्टर में आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो ये चीज़। तो x⁻⁻1 हो जाता है। तो क्योंकि ये पावर अब निगेटिव हो चुकी है, और हमारा तो रूल ये था कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ये निगेटिव इंटीजर को होने की वजह से हम इसे एक टर्म नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर भी जब हम इसको लेकर आएंगे न्यूमरेटर में तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल के रूल्स फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर ये √x है। अब √x का क्या मतलब है, रूट 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था, आपको पता है कि रूट का मतलब होता है x⁻1/2। ठीक है, x की पावर 1/2 हो गई, और जबकि हमने रूल में बता रखा है कि पावर जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये एक इंटीजर नहीं है, ये तो एक फ्रैक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये भी पॉलिनोमियल के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर भी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, और जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो पावर निगेटिव होगी। यहाँ पर ये तो x⁻ पॉजिटिव है, यहाँ पर भी इस x की पावर 1 पॉजिटिव है, बट ये जो सेकंड टर्म है उस टर्म में अपॉन में x² दिया हुआ है, और जब इसको आप न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो x⁻⁻2 हो जाएगा, जिसके कारण ये भी एक पॉलिनोमियल के रूल्स फॉलो नहीं करता है। इसलिए ये सभी इसमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे।
अब आप देखिए, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो मैथमेटिक्स में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या फिर p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। ऐसे ही आप आगे के भी स्टैंडर्ड फॉर्म खुद ही बना सकते हैं, जैसे ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस तरीके से आगे के पॉलिनोमियल्स की वजह से आपको 10th क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको एक्स टू द पावर 4 वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया है। इसमें जैसे मैं एक अगर एग्जांपल लूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, मान लीजिए ये एक मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिया, तो मैंने उसे शो किया p ऑफ x इज इक्वल टू से, ये p ऑफ x शो कर रहा है पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, वो होगा x। इसी तरीके से आप अगर कहीं पर y वेरिएबल अगर ले रहे हैं तो आप उसको p ऑफ y लिख देंगे, अगर आप कहीं z वेरिएबल ले रहे हैं तो आप उसको p ऑफ z लिख देंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर मैं इस x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करता हूँ, मान लीजिए मैंने p की जगह x की जगह पर -1 वैल्यू पुट की, x की जगह पर -1, लेट x इज इक्वल टू -1, तो आप यहाँ पर इस पूरे पॉलिनोमियल में भी वो -1 वैल्यू रख देंगे। सो व्हेन वी विल सॉल्व इट, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, यहाँ पर 3 बन जाए 3, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4। देन 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 4 पुट करता हूँ, मान लीजिए, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 था, तो मैं यहाँ पर x की प्लेस पर 4 रख रहा हूँ। So it will be 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 minus 4, and it will be 16 minus 16, so it will be 0। मीन्स -1 रखने पर और 4 रखने पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आई है, और जिन वैल्यूज को भी रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए वो ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, वही उसके रूट्स होते हैं, वही उसके जीरोज होते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 2 या 3 नोटेशंस यूज किए हैं। एक तो मैंने वैल्यूज कहा, एक मैंने रूट्स कहा, एक मैंने जीरोस कहा, और हाँ, वैल्यूज, रूट्स और जीरोस। तो ये कोई भी पॉलिनोमियल हुआ उसकी, हाँ, और एक और सॉल्यूशंस। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये बिल्कुल सेम है। अगर आपसे कहा जाता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या रूट्स होंगे, क्या ज़ीरोज़ होंगे, क्या सॉल्यूशंस होंगे, तो उनका सबका मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर जब हमने -1 पुट किया वेरिएबल की प्लेस पर और हमें आंसर 0 मिला, यहाँ पर हमने 4 पुट किया और हमें आंसर 0 मिला, तो किसी भी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर हमें 0 मिले, वो ही वैल्यूज उसकी क्या कहलाती हैं, आंसर, सॉल्यूशंस, जीरोज या रूट्स कहलाते हैं। तो पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है, वो ये कि जिस भी तरह का पॉलिनोमियल होगा, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इस लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है। इसलिए जब इसके सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे या इसके रूट्स निकाले जाएंगे तो वो हमेशा कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ पर ये
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसके जितने आंसर्स आएंगे वो कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर्स आएंगे। यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा गया है। इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे तो x की ऐसी 3 वैल्यूज होंगी जिनको पुट करने पर यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसलिए x की पावर 3 है, इसलिए इसके कितने आंसर्स होंगे, 3 आंसर्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, 3 जीरोस होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मीन्स आप अगर ग्राफ पेपर के ऊपर उसे प्लॉट करते हैं तो आपको किस तरीके के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप देखिए कि जब हम एक लीनियर पॉलिनोमियल को बनाते हैं ग्राफ पर, तो जैसे कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है लीनियर पॉलिनोमियल, इट मीन्स वो एक लाइन बनाएगा। तो मान लीजिए कि एक p ऑफ x है और वो है 2x + 6। सो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालने जाएंगे तो आप खुद ही देखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करता हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए, सो 2x + 6 इज इक्वल टू 0 होगा, देन 2x इज इक्वल टू -6 होगा, एंड देन x इज इक्वल टू -3 होगा। तो ये जो x इज इक्वल टू -3 है, ये ही उसका क्या है, सॉल्यूशन है। इट मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल है ये x इज इक्वल टू -3 से पास हो रहा है, और x इज इक्वल टू -3 से पास हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो x और y एक्सेस है, मान लीजिए कि ये x डैश, ये y डैश और ये ओरिजिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू -3, सो इट इज -1, -2 एंड -3। सो ये एक लाइन -3 से पास होगी, ये पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल जो x इज इक्वल टू -3 से पास होगा। और जैसा कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो सॉल्यूशन भी एक ही होगा उसका। अब इसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि अगर p ऑफ x इज इक्वल टू, अभी हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया था, x² - 3x - 4, और इसके अभी अभी हमने देखे थे 2 सॉल्यूशंस, x इज इक्वल टू -1 और 4। तो अगर इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, x इज इक्वल टू -1 और 4, इट मीन्स कि ये 2 पॉइंट से होके जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये x डैश, y डैश, ये ओरिजिन, और ये होगा -1 और ये होगा 1, 2, 3 और 4। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसका जो कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा। आप ध्यान रखिए, पैराबोला ये एक नाम है एक टाइप के कर्व का, जो आप और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ पर आपको पैराबोला और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी आप समझ लीजिए कि ये पैराबोला कुछ इस टाइप का एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे ये -1 और 4 से पास हो रहा है। तो ये -1 और 4 से पास होगा, ऐसा ये एक पैराबोला का स्ट्रक्चर है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पैराबोला होता है। इसी तरह से अब इसमें यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, अगर लीनियर पॉलिनोमियल था तो x एक्सेस को एक पॉइंट पे कट किया था, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो वो x एक्सेस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। और अगर उसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो वो फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि वो x एक्सेस को कहीं भी टच नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर ऐसे जाता है तो इसने x एक्सेस को कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया। इट मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। देखिए, लुक एट द ग्राफ
एंड ईच ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, मीन्स ये एक पॉलिनोमियल गिवन है ग्राफ में, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर कि ये सिंपल आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप जब इस कर्व को देखेंगे तो ये कर्व यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए एक्स एक्सेस को अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर आप देखिए ये जो कर्व है ये इस एक्स एक्सेस को एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके दो जीरोज होंगे या दो सॉल्यूशंस होंगे। इस कर्व में एक्स एक्सेस पर ये कर्व 1, 2 और 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल के कितने आंसर्स होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखना है एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाला इंटरसेक्शन तो वाई एक्सेस पर है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। आपको वाई एक्सेस का इंटरसेक्शन नहीं देखना है, आपको एक्स एक्सेस का इंटरसेक्शन देखना है। इसलिए जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्स एक्सेस का इंटरसेक्शन 1 पॉइंट पर है, इसलिए इसके जीरोज हो जाएंगे 1। यहाँ पर ये सिर्फ इसको टच कर रहा है, देखिए एक पॉइंट पर, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सेस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इट मीन्स कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हुए, 1 हुए, इसलिए इसका 1 सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, इसलिए ये एक 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा, और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 4 सॉल्यूशंस होंगे। एनसीईआरटी बुक की ही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर हियर इज द सेम क्वेश्चन दैट y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा, आपको 1 मार्क क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिसमें आपको ग्राफ दिया हुआ होगा और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे इसके, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने रूट्स होंगे, ये आपको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस फर्स्ट वाले ग्राफ में एक्स एक्सेस को ये कर्व, यानी इट मीन्स ये जो लाइन है ये सिर्फ वाई एक्सेस को कट कर रही है, एक्स एक्सेस को कहीं भी कट नहीं कर रही है, इट मीन्स कि इसके सॉल्यूशंस होंगे 0। आप इस सेकंड ग्राफ में इस कर्व को देखेंगे तो ये इस पूरे एक्स एक्सेस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर इसके 1 सॉल्यूशन होंगे। इस थर्ड वाले ग्राफ में आप देखेंगे तो ये जो कर्व है ये एक्स एक्सेस को 1, 2 और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। इस फोर्थ ग्राफ में ये जो कर्व है ये इस एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर एक्स एक्सेस को 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व एक्स एक्सेस को, इसलिए इसके 4 सॉल्यूशंस होंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, ये एक 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। सो इस तरीके से आपको जो भी ग्राफ दिए हुए हों उस ग्राफ में आपको सिर्फ एक्स एक्सेस पर उस कर्व से या उस लाइन से कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है वो आपको चेक करना है, उतने ही उस पर्टिकुलर ग्राफ के या उस पॉलिनोमियल के उतने ही सॉल्यूशंस होंगे।